RP classes. To get our regular videos notifications, subscribe to us and press the bell icon. For the notes of every video lecture, you can follow our Telegram channel. You can find the link in description box. So, let's start our today's topic. तो आज हम बात करने वाले हैं मार्च के पहले हफ्ते के बारे में. ठीक है, मार्च के पहले हफ्ते में जितनी भी घटनाएं घटी हैं हमारे देश में उसके बारे में आज हम बात करेंगे. वो भी किससे रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड. जितना भी पैसे से रिलेटेड जो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने कार्य कुछ किए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. सो सबसे पहले हमारा कार्य किया है आरबीआई ने. ठीक है, अब आरबीआई ने क्या काम किया है कि आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करी है जिसके तहत उन्होंने बताया है कि गैस ऑयल्स और गैसोलीन्स जो होती हैं, जिसे आप आम भाषा में पेट्रोल कह सकते हैं, जिसके सेल्स जो है वो फरवरी में इंक्रीज हुई थी. ठीक है, जिसका आंकड़ा हम मापने के लिए बोल सकते हैं कि 1.5% जो है वो 2020 से इंक्रीज होके फरवरी में आई है. दूसरी चीज़ उन्होंने कही है कि साथ ही साथ जहाँ पेट्रोल के सेल है वो इंक्रीज हुई है, वहीं पे डीजल की सेल जो है वो डिक्रीज हो गई है और पिछले साल से उसका जो आंकड़ा है वो 5.3% रहा है. अब डीजल के बाद ये चीज़ न्यूज़ में क्यों रही है, क्योंकि डीजल जो है उसकी खपत, उसकी सेल जो है वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बहुत फर्क डालती है. ठीक है, और 40% ऑफ ओवरऑल फ्यूल सेल्स का जो हिस्सा है वो किसका आ जाता है, आपका डीजल्स पे. अब ये देश में ज़्यादा इफेक्ट क्यों डालेगी, क्योंकि हमारे देश में फूड एंड फ्यूल वाली इकोनॉमी है. फाइन, क्योंकि फूड और फ्यूल के ही सेल्स के हिसाब से हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो चलती है. ठीक, तो फ्यूल अगर आपकी प्राइस किसी एक तरीके का फ्यूल जो है उसमें भी अगर उसकी सेल्स में भी अगर डिक्रीमेंट आता है और उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारे देश में इन्फ्लेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. और यही चीज़ आरबीआई ने जो है वो अपनी कंसर्न्स में इस रिपोर्ट में बताई है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो है हमारे देश में महंगाई होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं. ठीक है, ये थी आरबीआई स्टेट के बारे में बात. और अगर बैकग्राउंड में जाएं तो आरबीआई के इस वक्त गवर्नर जो हैं वो कौन है, तो वो है शक्तिकांत दास. ठीक है, और इसके बारे में आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है, जैसे आरबीआई के बारे में न्यूज़ में आ रही है बात, तो इसके बैकग्राउंड में एक और चीज़ वो पूछ सकते हैं कि अब तक के आरबीआई के सबसे यंगेस्ट गवर्नर कौन रहे हैं. तो यंगेस्ट गवर्नर जो हैं वो थे सुबीर गोकन. ठीक है, सुबीर गोकान, जिनका कार्यकाल अवधि क्या रही है 1959 से 2019 तक. ठीक है, 59 से 2019 तक के ये जो हैं ग्लोबल बेसिकली गवर्नर जो हैं वो रहे हैं, जिसमें मतलब यंगेस्ट आरबीआई के गवर्नर रहे हैं. ठीक है, ये थी आरबीआई की बात. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. अब आगे जो है वो हमारी बात आ गई एक्सिस बैंक की. तो एक्सिस बैंक ने जो है वो एक नई सर्विस लॉन्च की है जिसका नाम है व्हाट्सएप सर्विसेज. ठीक है, व्हाट्सएप हम सब चलाते हैं. अब व्हाट्सएप सर्विसेज में उन्होंने ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो इनको परमिशन लेनी पड़ती है. वैसे अगर किसी को भी व्हाट्सएप में पेमेंट वगैरह की सर्विसेज अगर ओपन करनी हो या व्हाट्सएप या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट की चीज़ों को अप्लाई करना हो तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि एक्सिस बैंक ने ली है. ठीक है, ये जो चीज़ थी ये स्टार्ट हुई थी हमारी जुलाई 2017 में डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए. ठीक है, तो इसमें जो एक्सिस बैंक है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहा है. प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे भारत बिल पेमेंट या भीम ऐप जो हमारी इंडिया की इंटरफेस मीडियम है. ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत यूपीआई पेमेंट्स जो हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक्सिस बैंक ने अवेलेबल करवाया है व्हाट्सएप की सर्विसेज के अंडर. ठीक है, और अगर हम देखें कि ये जो एनपीसीआई है इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसको हम हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भी कह सकते हैं. ये बेसिकली एक टाइप सेक्शन 8 कंपनी है. टाइप सेक्शन 8 का क्या मतलब है, 2013 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी कंपनीज एक्ट में. ठीक, कंपनीज एक्ट जो 2013 का है उसमें जो सेक्शन 8 बना हुआ है उसमें आपके इस तरह की सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान दिया हुआ है. ठीक है,
प्लस ये जो NPCI संस्था है ये फाउंड की गई थी 2008 में, यानी कि 13 साल पहले। इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, और इसमें जो मेन हेड पीपल हैं वो हैं बिस्वा मोहन महापात्रा और दिलीप आस्पे। दिलीप आस्पे जो हैं वो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO भी हैं। और प्रोडक्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे करंट अफेयर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ आई है एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर जो है वो हमारे देश का कोर प्रोडक्ट है। हमारे देश की आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे भी हमारे देश की सबसे ज़्यादा कमाई किस चीज़ में हुई है? एग्रीकल्चर में हुई है, जिस वजह से हम थोड़े बहुत स्टेबल रहे हैं अपने देश में। ठीक है, अदरवाइज जो हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी माइनस में चल चुकी है, राइट। ये चीज़ हमने इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस करी थी। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी के बारे में इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्या बोला गया। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे के बीच में ये बताया गया था कि हमारी GDP ऑलरेडी इस साल जो है वो एस्टिमेटेड है कि माइनस में हुई होगी। एस्टिमेटेड मैंने वर्ड क्यों यूज़ किया है? क्योंकि अभी 31 मार्च के बाद जो है वो हमारी जनगणना हमारे सामने आएगी कि एक्चुअली GDP जो है वो 2020 से 21 के बीच में कितनी रही है। लेकिन अभी तक हमारे जो एडवाइज़र्स हैं, इकोनॉमिक एडवाइज़र्स, इकोनॉमिक अफेयर्स के जो एडवाइज़र्स हैं, वो उन्होंने यही चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है कि -7.7% जो है वो इसकी आंकड़े रहे हैं किसके? GDP के। ठीक है, अब जो हमारे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की वजह से हम सबसे ज़्यादा ऊपर रहे हैं। अब इसी एग्रीकल्चर की फील्ड में इंडिया ने फिजी कंट्री के साथ कुछ कैबिनेट्स के साथ कुछ काम करने के बारे में सोचा है। इसमें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया जाएगा। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपने अपनी दो कंट्रीज़ जो हैं वो काम करती हैं, या फिर दो पार्टीज़ जो हैं वो जब काम करना होता है तो वो दोनों अपनी अपनी चीज़ों को एक पेपर में लिख देते हैं ताकि दोनों को बेनिफिट रहे कि हम बेसिकली आप समझने के लिए ये बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का समझौता होता है। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक साइन किया जाएगा इंडिया और फिजी कंट्री के अंदर के बीच में। अब दो तरह की मिनिस्ट्री जो है वो इनकी काम करेगी इनके अंडर। जो इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक ऑफ फिजी। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ फिजी जो है वो इनकी कंट्री के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, और हमारे इंडिया की जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वो इस एग्रीकल्चर के पूरे कार्य को नाम देगी। ठीक है, इसमें आपने एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो काम होंगे। तो आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री के साथ एग्रीकल्चर के लिए कॉपरेट कर रहे हैं, तो वो आप नाम क्या आंसर दे सकते हैं? रिपब्लिक ऑफ फिजी। प्लस इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंडर जितनी भी चीज़ें उन्होंने बोली होंगी उससे रिलेटेड ये काम किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, अब गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लेके आए हैं इंश्योरेंस अम्बड्समैन रूल्स के बीच में। ये इंश्योरेंस अम्बड्समैन क्या होता है? इंश्योरेंस हम सब करवाते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हो गया। अब इंश्योरेंस में अगर जिसने इंश्योरेंस करवाया है उस बंदे को, अगर मान लो मैंने इंश्योरेंस करवाया है, तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, अगर जिसके थ्रू मैंने इंश्योरेंस करवाया है उस बंदे ने कोई प्रॉब्लम कर दी है, तो मुझे कंप्लेंट कहीं ना कहीं करनी होगी, राइट। तो उस कंप्लेंट के लिए मैं एक पर्सन के पास जाती हूँ, उस पर्सन को हम बोलते हैं ऑम्बड्समैन। ठीक है, अब वो ऑम्बड्समैन के पास उसके कुछ वर्किंग क्राइटेरिया में गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, यानी कि चेंजेस करे हैं, वो देख लेते हैं। अब चेंजेस ये करे हैं कि एक तो ऑम्बड्समैन जो है वो ऑनलाइन सारा काम कर सकता है। ठीक है, जो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि पॉलिसी होल्डर्स जो हैं वो अब ऑम्बड्समैन को इलेक्ट्रॉनिकली भी कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि ऑम्बड्समैन जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी जितने भी केसेस होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, उसको वो सुन सकता है। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंश्योरर्स होती है, मतलब जो भी इंश्योरेंस करवा रहे हैं कंपनी के अंडर के लोग, वो मैनेज कर सकते हैं अम्बड्समैन मैकेनिज्म को। हैव बीन रीनेम्ड एज काउंसिल फॉर इंश्योरेंस अम्बड्समैन। ठीक है, ये एक पहले इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंश्योरर्स कहा जाता था, जो कि मैनेज कौन करता था? अम्बड्समैन। ठीक है, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके लिख दिया है काउंसिल ऑफ इंश्योरेंस अम्बड्समैन। ठीक है, ये होगी। अब उसके अलावा इंश्योरेंस के बीच में बस इतनी सी चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि ये जो आपका एक्ट है या फिर रूल्स है, ये 2017 में
इनैक्ट हुए थे और इसमें 2021 की मार्च में इसमें कुछ चेंजेस लेके आए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये थी इंश्योरेंस की बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे उन्होंने हमारे पास चीज़ है मर्केंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर के बारे में। ये जो सेंटर है ये लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें रियल टाइम वेसल ट्रैकिंग जो है वो की जा सकती है। किसकी हेल्प के लिए? जो सी फेयर्स होते हैं। सी फेयर्स यानी कि जो हमारे मछुआरे वगैरह गए होते हैं मछली पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर, उनकी हेल्प के लिए ये जो सेंटर है वो लॉन्च किया गया है। इसके तहत जैसे उनको कभी रास्ते भटकने की प्रॉब्लम आ जाती है या इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें उन्होंने इस तरह के कुछ सेंटर्स जो हैं, कुछ वाटरवेज जो हैं वो लॉन्च किए हैं। इसमें आपके कुछ मेगा पोर्ट्स आते हैं। मेगा पोर्ट्स मतलब जहाँ शिप वगैरह ठहराई जाती है, वहाँ पे आपकी कुछ एक है पैरादीप पोर्ट, एक है वाधवन पोर्ट और इसके बाद दीनदयाल पोर्ट। ये 3 पोर्ट्स के अंडर जो है वो ये सबमिट को पूरा किया जाएगा। सबमिट में मैरीटाइम इंडियन सबमिट 2021 के अंडर यही चीज़ सारी की सारी आ रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये मैरीटाइम इंडियन सबमिट 2021 जो है वो कब हुआ था, तो ये सबसे पहली चीज़ मार्च में हुआ था। और इसके अंदर क्या किया गया था? रियल टाइम वेसल ट्रैकिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था ताकि हमारे फिशरमैन और सी फेयरर्स जो हैं उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे ये जितना भी प्रोसीजर है, इसके बीच में कुछ हमारे इंडिया के 8 बेसिकली इंडिया के कुछ CEOs या फिर हमारे पूरे वर्ल्ड की 8 कंट्रीज जो हैं वो इसके बीच में इंक्लूडेड होंगी। 50 ग्लोबल CEOs एंड अराउंड 160 स्पीकर्स एंड 115 इंटरनेशनल स्पीकर्स ऑफ 24 नेशंस, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, अब हमारी गवर्नमेंट ने 21 स्टेट में फ्लोरिकल्चर मिशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फूलों की खेती। ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर के अंडर ही एक श्रृंखला है। ठीक है, ये उसके अंडर ही एक ब्रांच आ जाती है। हॉर्टिकल्चर के बीच में आपके सारे प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हॉर्टिकल्चर के अंदर एक श्रृंखला है जिसका नाम है फ्लोरिकल्चर, जिसमें हम किस चीज़ की करते हैं खेती, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, अब फ्लावर्स की जो खेती है वो तरह तरह के फ्लावर्स, ये आपके मेडिसिनल फ्लावर्स भी हो सकते हैं, ये आपके ये वो वाले फ्लावर्स भी हो सकते हैं जो कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके की फ्लावर्स की अगर खेती करनी हो तो उसके ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने ये एक मिशन चलाया है 21 स्टेट्स में। ठीक, अब इसके बीच में ये जो चीज़ है इसके अंडर आती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर आती है। ठीक है, इस एसोसिएशन के अंडर जो है फ्लोरिकल्चर मिशन को इम्प्लीमेंट किया गया है। ये इम्प्लीमेंट जो है ये किस फोकस के साथ किया गया है? कमर्शियल क्रॉप्स फॉर हनी बी रेयरिंग, जो मधुमक्खियों को शहद बनाने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, वो वाले फ्लावर्स की खेती की जाएगी, जैसे कि ग्लेडियस, कार्नेशन, कैना, मैरीगोल्ड, रोज़। ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके थ्रू हनी बीज को हेल्प होती है शहद बनाने में। ठीक है, तो इन फ्लावर्स की जो खेती है वो मेन स्तर पे की जाएगी। ठीक है, अगर करंटली देखें तो इंडिया ओनली शेयर्स 0.6% ऑफ द ग्लोबल फ्लोरिकल्चर मार्केट। अगर पूरे ग्लोबली देखें, ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंगली देखें, तो हमारे पूरे इंडिया की जो फ्लोरिकल्चर में अपना शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ 0.6% का है। इस चीज़ को हम बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है और इस चीज़ को बढ़ाने के साथ साथ हमारे देश में एक और फ़ायदा होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोरिकल्चर मिशन के बारे में बात। इसके बाद HDFC के ऊपर आते हैं। अब HDFC क्या है? ये एक फाइनेंस कॉरपोरेशन है जिसका नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और अर्गो, ये इन्होंने एक अपना प्रोडक्ट निकाला है जिसके अंडर बिजनेस किश्त सुरक्षा कवर जो है इसके ऊपर ध्यान दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब है ये जो इनका एम जो है वो बेसिकली क्या है? जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मान लीजिए एक इंश्योरेंस कंपनी है और उनके पास किसी पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया। ठीक है, और वो किसी कारणवश पैसे नहीं दे पा रहे हैं, EMIs जो हैं वो अपने पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से कंपनीज के बैलेंस शीट्स में क्या हो जाता है? फर्क पड़ जाता है। बैलेंस शीट मतलब जहाँ पे लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में पूरी बात हो जाती है, पूरी जानकारी जो है वो मिलती है बैलेंस शीट्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमारी लायबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं और एसेट्स जो हैं वो डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं।
तो हमें लाइबिलिटीज बेसिकली हमारे एसेट्स जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जो हमारे पास आने वाले हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, लाइबिलिटी फॉर्म में चले जाते हैं, क्योंकि लोग देते ही नहीं है EMI जो है, ठीक है। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए HDFC ने ये एक प्रोडक्ट निकाला है, बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर, ठीक है, जिसके अंदर बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, उसको उसके ऊपर जो इम्पैक्ट्स पड़ते हैं उसको ठीक करने के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है ना, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन्स, इन सब चीज़ों की वजह से जो बोरोअर है यानी कि जो इंश्योरर है वो इंश्योरेंस की प्रीमियम जो है वो नहीं दे पाता है। तो उस वजह से जितनी भी फाइनेंशियल कंपनीज को प्रॉब्लम्स आती हैं उससे रिलेटेड ये प्रोडक्ट जो है वो निकाला गया है, ठीक है। इसके बाद असम का जो रेड राइस है उसको US में एक्सपोर्ट किया जा गया है, और इसका पहला कंसाइनमेंट जो है वो कब गया है, 4 मार्च 2021 को। इस वजह से ये चीज़ न्यूज़ में है। और ये कौन कंसाइनमेंट कौन लेके गया है, अपेडा जो है, अपेडा क्या है, इट्स एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके जो हेड हैं वो कौन है, डॉक्टर M अगमुथु इन हरियाणा, ठीक है। अब इनके द्वारा जो है ये पूरे सेरेमनी को इम्पैक्ट किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया है, और ये कब हुई है, 4 मार्च 2021 को, ठीक है। और इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि राइसिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं हमारे देश की, तो वो हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो इन नामों को आप याद रखिए, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चीज़ आई है, ये चीज़ न्यूज़ में हुई है, देश की एक्टिविटीज़ में बढ़ी है, तो आपको इससे रिलेटेड बैकग्राउंड के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट है मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो है ये हमारी इंडियन रेलवे ने स्टार्ट किया है, इट्स MRTC सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये क्या होता है, जो हमारे ट्रेन की एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ना, जिसकी वजह जैसे अफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है और उस वजह से ट्रेन के अंदर कोई आके मर गया, इस तरह की काफ़ी न्यूज़ जो है वो हमें डेली बेसिस पे सुनने को मिलती है। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए ये एक सिस्टम को का निजात किया गया है, जिसमें हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकें। इसकी जो कनेक्टिंग कॉल्स की जो अवधि है वो उसमें उन्होंने कहा है कि 300 मिली सेकेंड्स में ही ये सिस्टम जो है वो आपको बेसिकली क्या कर सकता है, दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकता है जिनके साथ बात करने के बारे में ट्रेन किसी भी इंडियन रेलवे कम्युनिकेशन को ज़रूरी है, ठीक है। तो इस सिस्टम ये जो सिस्टम है हमारे देश में सबसे पहले आया है, और ये लोएस्ट टाइम है जिसमें किसी भी सिस्टम को कनेक्ट किया जा सकता है कम्युनिकेशन बेसिस पे, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ न्यूज़ में है। प्लस ये वाला सिस्टम ही आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी यूज़ होता है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ साथ 17 कंट्रीज ऐसी हैं जो US की एंटी डंपिंग टैक्स का शिकार हुई हैं। अब शिकार होना तो क्या है, एक वर्ड है डंपिंग। अब डंपिंग क्या है, जब एक कंट्री को डोमेस्टिक लेवल पे अपना प्रोडक्ट बेचने पे ज़्यादा पैसे मिल रहे हों और इंटरनेशनली बेचने के ऊपर कम पैसे मिल रहे हों। मान लीजिए हमारा देश है, हम अगर अपने देश में कुछ बेच रहे हैं तो हमें अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे बेच रहे हो तो वहाँ पे पैसे जो हैं वो अपने डोमेस्टिक प्राइसेस से कम है, ठीक है। तो इस तरह की जो पैसों को, इस तरह की सेल्स को हम डंपिंग में बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ जो केस है वो US के अंडर हुआ है। अब US में इस चीज़ की में क्या हुआ है, एल्यूमिनियम शीट की एक्सपोर्टर्स रहे हैं हम लोग, इसमें 17 कंट्रीज़ के साथ साथ। तो US ने एल्यूमिनियम शीट्स मंगवाई होंगी, तो 18 कंट्रीज़ में जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, उसमें डंपिंग वाली चीज़ जो है वो सामने आई है। अब US ने क्या कहा है कि डंपिंग की वजह से इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन हमारा देश जो है वो नुकसान में चला गया है। इस वजह से उसने एक ड्यूटी निजात की है, दैट इज़ एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये जो चार्ज है वो एक्स्ट्रा लगाएगा जब भी हम उसको कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब वो अगर हमारे देशों से कुछ इंपोर्ट करेगा तो ये ड्यूटी जो है वो हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी उसे, ठीक है। तो एंटी डंपिंग टैक्स के बारे में आपको कुछ पूछा जा सकता है, प्लस ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया के साथ और कितनी कंट्रीज़ हैं, तो वो उसमें 17 कंट्रीज़ इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब SBI ने एक सॉफ्ट POS लॉन्च किया है,
जिसके अंडर बेसिकली कोई भी जो मर्चेंडाइज है, जो जितने भी आपके मर्चेंट्स हैं, जितने भी यानी कि कोई भी बिजनेसमैन है, वो आराम से अपने मोबाइल से ही 5,000 तक की पेमेंट जो है वो सिंपल टैप पे कर सकता है। अदरवाइज टैक्सेस का बहुत झमेला रहता था इन सब चीज़ों में, लेकिन अब जो है SBI ने पेमेंट लॉन्च की है जिसके अंडर आराम से पेमेंट्स जो हैं वो अपने फ़ोन से ही एक बिजनेसमैन कर सकता है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये हमारे MSMEs के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। MSMEs क्या है, जो हमारे ये है हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा इंडिया। ठीक है, और यही इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो हमारी इकोनॉमी की क्या रहते हैं, बैकबोन रहती हैं। ठीक है, तो इनकी हेल्प के लिए SBI ने ये जो चीज़ है इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये चीज़ जो है वो किसके अंडर हुई है, अगेन NPCI के अंडर हुई है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर हुई है। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम्स को पूरे इंडिया में क्या करती है, ऑपरेट करती है। ये जो संस्था है ये कब फाउंड हुई थी, दिसंबर 2008 में। और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम जो है वो सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में भी बार बार लिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो कंपनीज एक्ट 2018 का सेक्शन 8 है हमारे पास बार बार आ रहा है। अभी हमने पीछे भी इस चीज़ के बारे में रीड किया था। ठीक है, तो ये जो चीज़ अगर हमारे पास बार बार आ रही है तो इसका बैकग्राउंड भी आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत पढ़ लें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है वो आई है इंटीग्रेटेड रेल मदद हेल्पलाइन नंबर। इंडियन रेलवेज ने एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो लॉन्च किया है जिसका जो नंबर है 139। इस हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू जितने भी पैसेंजर्स हैं वो अपने ही ट्रेवलिंग के से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स या फिर असिस्टेंट्स या फिर कोई क्वेरीज होंगी वो इस हेल्पलाइन नंबर से जांच पड़ताल कर सकते हैं। ठीक है, इस द पैसेंजर कैन ऑप्ट फॉर इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है, जो हमारे ऑलरेडी ट्रेन्स में लगे हुए होंगे उस सिस्टम को यूज़ करके 139 के ऊपर फ़ोन करके ये आराम से अपनी जो सर्विसेज हैं उसका लुत्फ उठा सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर पैसेंजर्स ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग। ओके, तो ये था हमारा करंट अफेयर के बारे में, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के बारे में बात। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट वाले मार्च के जो नेक्स्ट एक हफ्ते की जो वीडियो है वो आपकी नेक्स्ट संडे तक आपके पास अपलोड होगी। ठीक है, या फिर उससे पहले भी कर सकते हैं। तो इन पूरे लेक्चर्स की PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप फॉलो रखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी PDF की फाइल मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। प्लस हमारे और भी जो लेक्चर्स हैं उसके लिए बने रहिए। और हमारे लेक्चर अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके करंट अफेयर्स वगैरह या फिर इकोनॉमिक्स के बारे में या फिर मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश के बारे में आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलती रहें कि कब तक आपकी जो वीडियो है वो अपलोड हुई है। ठीक है, और इस लेक्चर की जो PDF है मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है RP क्लासेस, जो कि यूट्यूब का चैनल भी है। ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड गुड लक।